नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और सबसे पहले हम बात करेंगे मेलोडी मोमेंट और सियासत। 90 के दशक में टीवी पर मेलोडी ट्रॉफी के विज्ञापन ने धूम मचाई हुई थी। इस विज्ञापन में एक सीधा और मजेदार सवाल पूछा जाता है, मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? और इसके जवाब में कहा जाता है, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। उन्हीं यादों का हिस्सा रही पार्ले की मशहूर मेलोडी टॉफी आज फिर चर्चा में है। वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को यह टॉफी गिफ्ट करना। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली दौरे के दौरान जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी टॉफी का पैकेट देते नजर आए। इटली दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को खास मेलोडी टॉफी गिफ्ट की है। मेलोनी ने इस गिफ्ट के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया और सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, थैंक यू फॉर द गिफ्ट। मेलोनी की इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर मेलोडी चॉकलेट को लेकर चर्चा तेज हो गई। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Melody. Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Melody. Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Melody. और अब बात अगली खबर की कर लेते हैं। इसी से जुड़ी अहम खबर। एक तरफ पीएम मोदी ने इटली के रोम में इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी टॉफी गिफ्ट की, तो भारत में सियासत भी गर्मा गई है। विपक्ष के सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए मेलोडी टॉफी मामले को लेकर हमला बोला है और कहा कि आर्थिक तूफान सर पर है और हमारे प्रधानमंत्री इटली में टॉफी बांट रहे हैं। हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनाते हैं। आज मोदी जी का वीडियो देखा नहीं देखा? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों ने देखा? रील बनाई है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री इटली के प्रधानमंत्री को मेलोनी को मेलोडी टॉफी दिए हैं। इटली जाने से पहले, मेलोनी जी से मिलने से पहले उन्होंने हिंदुस्तान से कहा कि देखो आर्थिक तूफान आ रहा है, कम पेट्रोल का प्रयोग करो, सोना मत खरीदो, इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो और विदेश में दौरा मत करो। और फिर उसी के एक दिन बाद 3-4 हजार करोड़ रुपए के हवाई जहाज में नरेंद्र मोदी घुसे, इटली की ओर गए, जेब में टॉफी ले गए और वहां की प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने मेलोडी टॉफी खिलाई। अब देखिए ये क्या देश की जनता के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। मतलब देश में पेट्रोल की कमी, गैस की कमी, बिजनेस बंद हो रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, किसानों को खाद नहीं मिलेगी, पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल सिस्टम हिलेगा। समय आने वाला है। ईरान ने, अमेरिका और ईरान की लड़ाई हुई, उसने हॉर्मुज को बंद कर दिया। 20% तेल मार्केट से हट गया और नरेंद्र मोदी एकदम मेलोनी जी के पास जाते हैं, उनको टॉफी खिलाते हैं और ऐसे रील बनाते हैं। और अब हम बात करेंगे बंगाल में मर्डर का बलिया कनेक्शन की। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के पीए हत्याकांड मामले में जांच के दौरान नए खुलासे अब सामने आ रहे हैं। अब जांच में सामने आया है कि वारदात में इस्तेमाल की गई माइक्रा कार का कनेक्शन जो है वो बलिया से जुड़ा है,
जानकारी के अनुसार बलिया के बांस डीह रोड थाना क्षेत्र के दवनी गांव निवासी ज्ञानेंद्र सिंह ने ये कार स्थानीय निवासी जितेंद्र सिंह से खरीदी थी। जितेंद्र सिंह का कहना है कि उन्होंने ये गाड़ी पहले हुसैनाबाद निवासी एक व्यक्ति से लगभग 35,000 रुपए में खरीदी थी और बाद में 1 मई को ज्ञानेंद्र सिंह को 50,000 रुपए में बेच दी थी। जितेंद्र सिंह के अनुसार उन्होंने वाहन के पेपर ट्रांसफर नहीं कराया था। उनका ये भी कहना है कि उन्हें इस पूरे मामले की जानकारी तब हुई जब केंद्रीय जांच ब्यूरो उनके घर पूछताछ के लिए पहुंची। अब ये कार पश्चिम बंगाल में पकड़े जाने के बाद जांच के दायरे में है और मामले की तह तक जाने के लिए जांच एजेंसियां आगे की कार्रवाई कर रही हैं। 15 या 16 तारीख को, या तो नहीं 15 की 16 तारीख को कोतवाली में बुलाई। क्या वो हम गए कोतवाली, हमारा पहले तो लड़का गया, इसके बाद सीबीआई की गाड़ी माने लोग आए तो हम उनके कहे कि भाई अपना आधार लेकर आओ, तो हम लेकर अपना गए वहाँ पर। तो बाहर में वो लोग थे तो वही कह रहे थे कि इनके गड़िया माने तिवारी जी के गाड़ी, हम कहें क्या छीन क्या, तो गाड़ी का मामला में है। तो वो हम गए अंदर गए तो सीबीआई साहब कहले कि गाड़ी किससे खरीदे, हम कहें तिवारी जी से। तिवारी जी भी गए अंदर, तो कितने में खरीदे हो, हम कहें कि इनसे 35,000 में खरीदे। तो कृष्णकांत पांडे बलिया से हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णकांत, शुभेंदु अधिकारी के पीए की जांच जो है, हत्याकांड की जांच जो है बलिया से जुड़ती नजर आ रही है। जो ये कार जो जिस कार का इस्तेमाल किया गया, कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन बलिया से सामने आ रहा है। क्या कुछ अहम जानकारी सामने आ रही? जी मनोज जी, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हत्याकांड में नए जो खुलासे हो लगातार देखा जा रहा है कि सीबीआई और जो पुलिस है वो लगातार दबिश दे रही थी। अचानक ये घटना सामने आया ज्ञानेंद्र सिंह मन्नू में, यह कार बांगी रोड थाना क्षेत्र के जितेंद्र सिंह से महज 50,000 रुपये में खरीदी थी। देर रात देखा गया जब सीसीटीवी फुटेज में, तो सीबीआई के जो लोग थे उनसे पुलिस कर्मी ने वहाँ पे जाकर देख की गई। उसके बाद हुसैनाबाद के रहने वाले किसी तिवारी जी से अक्टूबर महीने में 6 के आसपास 35,000 रुपये खरीदी थी। हाँ बिल्कुल कृष्णकांत, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो सीबीआई जांच तेज हो गई है, खुल रही है, एक नई परतें खुल के सामने आ रही हैं और शुभेंदु अधिकारी पीए हत्याकांड का कनेक्शन अब कहीं ना कहीं बलिया से सामने आ रहा है। माइक्रा कार की खरीद फरोख्त का खुलासा हुआ है। बिना पेपर ट्रांसफर के बिकी थी ये गाड़ी, जिसका इस्तेमाल इस हत्याकांड में किया गया था और अब सीबीआई इस हत्याकांड की कड़ी से कड़ी जोड़ती नजर आ रही है। और अब बात करेंगे मारामारी किल्लत भारी। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव का असर अब भारत में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। देश भर के पेट्रोल पंप पर पर्याप्त मात्रा में ईंधन की आपूर्ति न होने से पेट्रोल पंप पर लोग ईंधन लेने के लिए रात भर लंबी कतार और सोने को मजबूर हो रहे हैं। महाराजगंज जनपद में भी ईंधन की पर्याप्त आपूर्ति न होने से खेती करने वाले किसान पेट्रोल पंप पर गैलन और छोटे ड्रम लेकर एक तरफ जहां पेट्रोल पंपों पर मच्छरदानी लगाकर रात भर गुजार रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस भीषण गर्मी में दिन में भी किसानों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। नौतनवा कस्बे के एक पेट्रोल पंप पर पहुंचकर ईंधन के लिए लंबी कतार देखने को मिली है। रात से ही पेट्रोल पंप पर पहुंचकर बिना खाए पिए लोगों को लाइन लगाना पड़ रहा है। उसके बाद भी डीजल और पेट्रोल समय से नहीं मिल पा रहा है। तो रात भर पेट्रोल पंप पर डटे हैं लोग, गैलन लेकर टंकी लेकर लाइन में लगे हैं कि किसी तरीके से डीजल मिल जाए, पेट्रोल मिल जाए। और उनका जो है किसान भी इसमें हैं, कामगार भी इसमें हैं। तो पेट्रोल डीजल के लिए ये मारामारी देखने को मिल रही है। एक तरफ गाड़ियों की लाइन है, दूसरी तरफ किसान और अन्य लोग जो है जो डीजल के लिए लाइन में लग रहे हैं और
इस उम्मीद में कि शायद उनको डीजल मिल जाए, रात रात भर लाइन में लगने को मजबूर हैं। तो पेट्रोल डीजल का संकट लगातार देखने को मिल रहा है। तो हमारे संवाददाता ब्रजेश गुप्ता महाराजगंज से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, जिस तरीके से वैश्विक संकट है और देश भर में कहीं ना कहीं ऊर्जा संकट भी देखने को मिल रहा है, ऐसे में महाराजगंज में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो निश्चित रूप से हैरान करने वाली हैं। लंबी लंबी कतारें पेट्रोल पंपों पर देखने को मिल रही हैं। लोग मच्छरदानी लगाकर रात गुजारने को, पेट्रोल पंप पर ही रात गुजारने को मजबूर हैं। ब्रजेश जी बिल्कुल, माना साहब को बता दें कि मिडिल ईस्ट का जो तनाव चल रहा है का और ईरान के बीच, उसका असर कहीं ना कहीं जो है भारत में भी देखने को मिल रहा है। महाराजगंज की बात करें तो महाराजगंज में इस समय जो है जो किसान हैं उनके नर्सरी की फसल का समय चल रहा है। उसको लेके जो किसान जो है रात में से ही जो है गैलन लेके जो है पेट्रोल पंप पे जो है लाइन में लगा के खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए एक किसान है। भाई साहब, कहाँ से आप रहने वाले हैं? अच्छा, नहीं, बगल के हैं, बड़ा रानी के। और यहाँ जो है आप पेट्रोल लेने आए हैं, कहाँ से आए हैं? बस बड़ा रानी से आए हैं और 2-3 दिन से हम चक्कर लगा रहे हैं, लाइन लगा करके परेशान हो गए। पेट्रोल नहीं मिल रहा है, डीजल नहीं मिल रहा है। मानस, बिल्कुल आप देख लीजिए कि जो है जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ के लोग जो है डीजल पेट्रोल के लिए बता रहे हैं कि करीब 3 दिन से जो पेट्रोल पंप मालिक है, ये जिला मुख्यालय है, जिला मुख्यालय के पास जो पेट्रोल पंप है उसके मालिक हैं, उनसे बात करते हैं। डीजल पेट्रोल को लेके किस तरह की किल्लत है, लोग कब से जो है लाइन में लग रहे हैं? देखिए, कंपनी से जो सप्लाई है वो पर्याप्त मिल रहा है। लोग इसका पैनिक बाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी समस्या जरूर उत्पन्न हुई है। कंपनी से जिस तरह से हम लोगों को सप्लाई मिल रहा है, हम लोग नियमित वितरण कर रहे हैं। तभी तक डीजल पेट्रोल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, इसके लिए हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं। जहाँ तक की बात रह गई, मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप लोग पैनिक बाई मत करिए और जितनी आपकी आवश्यकता है उतना डीजल और पेट्रोल आप इस्तेमाल करिए। सप्लाई चेन नियमित रूप से तेल आ ही रहा है, तो वही आग्रह है कि आप लोग पैनिक बाई मत करिए, बल्क में मत स्टोर करिए, जितनी आवश्यकता है उतना लीजिए आपको। जी बिल्कुल, माना देखिए कि जो है ये पेट्रोल पंप मालिक थे, इनका साफ तौर पर कहना था कि जो है पैनिक क्रिएट आप लोग मत करिए। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो है जिला प्रशासन। महाराजगंज जनपद की बात करें तो महाराजगंज जनपद में 149 पेट्रोल पंप हैं। जो जिला पूर्ति अधिकारी हैं उनके द्वारा कहा गया कि 20 ऐसे पेट्रोल पंप हैं जहां पे पेट्रोल और डीजल नहीं मिल रहा है। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि अगर 20 पर नहीं मिल रहा है, 130 के करीब जो है पेट्रोल पंपों पर मिल रहा है, लेकिन फिर भी लोग ब्रजेश, जो तस्वीरें आपने जो कवर की हैं वो तस्वीरें निश्चित रूप से पैनिक करने वाली तस्वीरें हैं कि वास्तव में किस तरीके से लोग रात भर जाग कर, सैकड़ों की संख्या में लोग जो है ये लाइन में लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं वो खाना पानी त्याग कर लाइन में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ आप जहां पर जिस पेट्रोल पंप पर आप खड़े हुए हैं वहां पर अभी सामान्य स्थिति लग रही है, क्या वहां पेट्रोल जो है वो खत्म हो चुका है इसलिए वहां वितरण नहीं हो रहा है? और अगर वितरण है तो सामान्य रूप से हो रहा है? और जो पीछे जो फ्यूल डिस्पेंसर है, जिसको तेल मशीन भी कहते हैं, उस पर कपड़ा पड़ा हुआ है, क्या वो बंद है? जी बिल्कुल, माना साहब को बता दें कि ये जिला मुख्यालय का पेट्रोल पंप है। यहाँ पे 1 घंटा पहले जो है डीजल और पेट्रोल जो है समाप्त हो चुका है। आप इधर मेरे साइड में देख सकते हैं कि जो बाइक से जाने वाले लोग हैं वो डीजल पेट्रोल के लिए जो है वो खड़े होकर अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ये जो पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप पे जो है पेट्रोल जो है खत्म हो चुका है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक और लोग हैं। भाई साहब, आप कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं रहने वाले, बगल में रहते हैं, सारी बात है। अच्छा, कहाँ अभी आए हैं? पेट्रोल लेने आए। पेट्रोल आपको मिला? नहीं मिला। तो माना साहब देख सकते हैं कि ये बगल से ही है, इनको पेट्रोल नहीं मिला है, ये पेट्रोल के लिए इंतजार कर रहे हैं। मानस, हाँ बिल्कुल ब्रजेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो निश्चित रूप से महाराजगंज से जो तस्वीरें आई हैं वो तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। पेट्रोल पंप पर किस तरीके से लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं और जिस पेट्रोल पंप पर हमारे संवाददाता भी मौजूद हैं वहां पर पेट्रोल खत्म हो चुका है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो पेट्रोल आए और उनको कम से कम पेट्रोल मिल सके। दूसरी तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं, हमारे संवाददाता ने ही ये तस्वीर
तस्वीरें कवर की है कि महाराजगंज में रात भर पेट्रोल पंपों पर लाइन लगाकर लोग इंतजार कर रहे हैं कि शायद उनको पेट्रोल मिल जाए, उनको डीजल मिल जाए, क्योंकि धान बुआई का समय, पौधरोपण का समय आने वाला है। उससे पहले पौधा तैयार किया जा रहा है, उसमें पानी की जरूरत है और पानी जो है वो डीजल इंजन से आएगा, उसके लिए डीजल जरूरत है। और अन्य जो फसलें हैं उनकी बुआई, उनमें जो है पानी लगाने के लिए जो है इंजन का प्रयोग करना होगा और वो डीजल से चलेगा। इसलिए किसान भी इस लाइन में लगे हुए हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनको तेल मिल जाए और उनका काम आगे बढ़ सके। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में वक्त एक अहम ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे गर्मी की मार, हाहाकार। ब्रेक के बाद हमारे स्पेशल बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं गर्मी की मार, हाहाकार। अभी मई का ही महीना चल रहा है और वो महीना अंतिम चरण में है और आसमान से आग बरस रही है। एक तरफ आसमान से आग बरस रही है तो दूसरी तरफ दोपहर में सड़कों पर जो सन्नाटा पसरा हुआ है वो देखने लायक है। लगातार बढ़ता तापमान अब सिर्फ असुविधा नहीं बल्कि स्वास्थ्य और जीवन शैली के लिए बड़ी चुनौती भी बनता जा रहा है। घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है और जो लोग निकल रहे हैं वो तेज धूप और लू से जूझते नजर आ रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि तेज धूप और झुलसाती गर्मी ने जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर रखा है। दोपहर के समय सड़कों पर न सिर्फ इंसान बल्कि वाहन भी कम नजर आ रहे हैं। मानो शहर ने कुछ घंटों के लिए अपनी रफ्तार पर ब्रेक लग गया हो। गर्मी का आलम यह है कि आम लोग ही हैं, जंगलों में रहने वाले जो जंगली जीव है वो भी परेशान है। गजराज यानी हाथी भी इस बढ़ती तपिश से परेशान दिखाई दे रहे हैं। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गर्मी का क्या आलम है, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। आसमान से बरसती आग से जो लोग हैं वो परेशान नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सड़कों पर किस तरीके से सन्नाटा दिख रहा है। इक्का दुक्का वाहन जो है वो निकल रहे हैं, जो मजबूरी में जिनको निकलना है, कामगार लोग हैं वो ही सड़कों पर निकल रहे हैं। और तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से गजराज जो है गर्मी से परेशान है, उनको ठंडक पहुंचाने के लिए उनको पानी से तर किया जा रहा है, नहलाया जा रहा है, वो भी गर्मी से परेशान है। तो क्या आम, क्या खास, क्या आदमी, क्या जानवर, हर कोई जो है इस भीषण और प्रचंड तपिश से परेशान है। और अगली तस्वीर भी हम आपको गर्मी से जुड़ी दिखा देते हैं। बुलंदशहर की तस्वीर है जहां इस समय भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप ने तांडव मचा रखा है। जिले में पड़ रही रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से लोगों का हाल बेहाल हो चुका है। सुबह की शुरुआत होते ही आसमान से आग बरसने लगती है, जिससे दोपहर होते होते स्थिति बेहद बिकट हो जाती है। मौसम विभाग और स्थानीय रिपोर्टों के मुताबिक बुलंदशहर का तापमान लगभग 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। दोपहर के समय गर्म हवाओं और लू के थपेड़ों के कारण लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। स्थिति यह है कि दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक मुख्य बाजारों और सड़कों पर पूरी तरह सन्नाटा पसर जाता है। अति आवश्यक कार्य होने पर ही लोग पूरे बदन और चेहरे को ढककर बाहर निकल रहे हैं। और गर्मी के कोहराम की अगली तस्वीर भी हम आपको दिखा देते हैं। कानपुर में भी गर्मी से हाहाकार मचा हुआ, लोग परेशान हैं, जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर SN सुनील पांडे के अनुसार फिलहाल राहत की कोई संभावना नजर नहीं आ रही। पिछले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश के कई शहरों में तापमान रिकॉर्ड स्तर पर दर्ज किया गया है। साथ ही अल्ट्रावायलेट इंडेक्स जो है 10 से ऊपर पहुंचने के कारण आंखों और त्वचा से जुड़ी बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर के समय अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है। नवजात, बुजुर्गों, बीमार लोगों के लिए विशेष सावधानी बरतने की हिदायत दी गई है। विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि धूप में निकलते समय सूती कपड़े पहने, सिर को ढकें और पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करें। साथ ही पशु पक्षियों के लिए भी पानी की व्यवस्था करने की अपील की गई है। फिलहाल कानपुर वालों को गर्मी से राहत मिलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। जिस तरह अभी पूरे उत्तर भारत सहित मध्य भारत और करीब भारत के 80% में बिल्कुल पूरा भारत तप रहा है और लगातार ये स्थितियां अभी भी आगे बने रहने की पूरी संभावना देखी जा रही हैं।
कल जिस तरह से बांदा में 48.2 डिग्री, झांसी में 46.5 डिग्री, आगरा में 46.5 डिग्री, हमीरपुर में 46.2 डिग्री और प्रयागराज में 45.8 डिग्री और कानपुर एयरफोर्स में 44.8 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किए गए हैं। और अब हम बात करेंगे बच्चा चोर गिरोह का भंडाफोड़। दरअसल उत्तर प्रदेश की रायबरेली पुलिस को अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक सफलता हाथ लगी है। रायबरेली पुलिस ने एक अंतरराज्यीय बच्चा चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरोह के 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 4 महिलाएं 5 पुरुष शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह नवजात बच्चों की चोरी कर उनकी खरीद फरोख्त का काम करता था। मुखबिर की सूचना पर एसओजी और सदर कोतवाली पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ा है। इस मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। पुलिस अब गिरोह के नेटवर्क और अन्य संभावित सदस्यों की जांच जो है वो कर रही है। तो रायबरेली में बच्चा चोर गिरोह के 9 सदस्य गिरफ्तार हुए। पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। 4 सदस्य महिला जबकि 5 सदस्य पुरुष इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। ये नेटवर्क नवजातों की चोरी कर उनकी खरीद फरोख्त के काम में लिप्त था। अंतर्राज्यीय ये गिरोह जिसके 9 सदस्य गिरफ्तार किए गए। देखिए, ये प्रकरण थाना कोतवाली क्षेत्र में जो रजिस्टर्ड एफआईआर है उसी के खुलासे से संबंधित है, जिसमें 13 मई को एक महिला अपने पति से लड़ाई झगड़ा करके अपने 2 बच्चों को लेकर नोएडा से मध्य प्रदेश के लिए चली थी। जो रास्ते में लखनऊ से उसके पीछे में 2 व्यक्ति, एक महिला और एक पुरुष जो कि पति पत्नी हैं, वो दोनों इसके पीछे लगे और रास्ते में इनसे दोस्ती करके इन लोगों को रायबरेली स्टेशन पर उतार लिया और उसके बाद खाना खिलाने के बहाने इस बच्चे को चोरी करके लेके यहाँ से फरार हो गए थे। इसी क्रम में एक एफआईआर दर्ज की गई और एफआईआर दर्ज करने के बाद में जब आगे की तहकीकात हुई, टेक्निकल सर्विलांस और अन्य माध्यमों से सीसीटीवी फुटेजेस के माध्यम से इस बच्चे को रिकवर किया गया है। और अब बात करेंगे 60 साल की महिला से दुष्कर्म की। खबर संभल से है, जहां के चंदौसी कोतवाली क्षेत्र में ईंट भट्टे पर चौकीदारी कर रही 60 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। आरोप है कि एक व्यक्ति ने महिला के पति को बहाने से वहां से भेज दिया और मौका पाकर वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता के पति के अनुसार महिला की चीख सुनकर वह मौके पर पहुंचे तो आरोपी वहां से फरार हो गया था। घटना के बाद महिला गंभीर हालत में खून से लथपथ मिली, जिसे पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया और बाद में हालत गंभीर होने पर जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। परिजनों ने आरोप लगाया कि आरोपी पक्ष उन पर समझौते का दबाव बना रहा है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। एएसपी संभल कुलदीप सिंह ने आरोपी को जल्द गिरफ्तारी की बात कही है, लेकिन 60 साल की महिला से दुष्कर्म की वारदात ने एक बार फिर महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए। ये न सिर्फ महिला सुरक्षा की बात है, बल्कि ऐसे हैवान, ऐसे लोगों की जहनियत पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि किस जहनियत के लोग हैं। 60 साल की बुजुर्ग महिला को भी ऐसे हैवान जो है वो बख्शने नहीं बख्शते हैं। महिला सुरक्षा सब घटना भाई खूब डट गया भाई घटना। हाँ, मुन्नी देवी की ये कौन है? मेरी पत्नी है। क्या हुआ तुमके साथ? हाँ, वो आदमी चढ़ तो बेइज्जती करी है। हाँ, हाँ, खून हो गए, मार चित्यारी, खून हो मार चित्यारी, सब कपड़ा खाने पड़े। सारे कपड़े खाने? हाँ, उनसे बलात्कार हुआ था? हाँ हाँ। कितने लोगों ने किया? 3 आदमी है, 2 आदमी चढ़ गए ऊपर। 2 लोगों ने किया? हाँ। आप क्या काम करते हैं? मैं चौकीदारी करता था। कहाँ पर? लेके बच्चा रही। ये कल रात्रि में ये सूचना प्राप्त हुई थी कि भट्टे पर महिला जो काम करती है उसके साथ कुछ ऐसा कृत्य किया गया है। प्राप्त सूचना के आधार पर थाना पुलिस के द्वारा उसमें तुरंत कार्रवाई की गई है। महिला को आवश्यक चिकित्सीय उपचार के लिए रेफर किया गया है और इसमें सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीकृत किया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें जो हैं वो लगाई गई हैं और शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।